चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपना जिगर मजबूत करने की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि अगर आपको वेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इस बात को पहले से ही आपको समझ के रखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल नई ब्रांच है, बिल्कुल नया स्ट्रीम है, ठीक है, और इसके बारे में लगभग आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जब वेक्टर पहले पढ़ना है तो इसके लिए आप दो बातें समझ लीजिए। पहली चीज़ कि इसको पढ़ते वक्त आप कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोएंगे, ठीक है। परमानेंट इसे सीखने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे जल्दी से जल्दी डिस्कस करके उसको ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो फिर पॉइंट नंबर 2 यहीं से लिंक हो जाता है कि अभी से लेके क्लास 12 तक आपको वेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा वर्क करना है। यानी आपको वेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है और आप परेशान हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको वेक्टर ठीक से नहीं आया, वेक्टर के साथ कैसे वर्किंग करनी है, कैसे डील करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसके क्या रूल्स होते हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आए तो आपका बंटा ढार होना तय है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले से ही आपका माइंड मेकअप करवा रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेने का, आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे एक तरीके से आप ये समझिए आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक नया तरीके का एक सिस्टम सीख रहे हैं, नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको उस लैंग्वेज के साथ अपनी लैंग्वेज का तालमेल बिठाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उसको बिठा ले जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ऑल्दो ये अगर एक बार अगर शुरुआत से समझ में आना शुरू हो गया तो बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल आराम से पढ़िएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिस्कस करके ख़त्म कर लीजिएगा तुरंत। यही आपके लिए अच्छा रहेगा अभी से लेके फ्यूचर तक के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर एनालिसिस, यानी नाम सुन के ही पता चल रहा होगा एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ का एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में एक एक बात को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम अपने पहले टॉपिक से। टॉपिक का नाम है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब कहोगे सर ये कौन सी नई बात है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। रुक जाइए, ब्रेक मारिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, ये दो ऐसी क्वांटिटीज फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने अभी तक पढ़ रखी होंगी, होती तो और भी सारी हैं, ठीक है। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें आप नोटिस करिएगा, करंट हो या प्रेशर, दोनों में मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों में डायरेक्शन भी होता है। और ज़रा अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाके देखो, तुमने कभी नहीं लिखा था करंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तुमने कभी नहीं लिखा था प्रेशर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तुम हमेशा यही लिखते रहे कि करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एक कमी थी। कमी ये थी कि वेक्टर के अपने खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के पूरे गुच्छे को वेक्टर अलजेब्रा कहा जाता है। यानी वेक्टर की अपनी खुद की एक गणित होती है विच इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और उस वेक्टर अलजेब्रा के जो भी रूल्स हैं, अगर वो क्वांटिटी कोई क्वांटिटी फॉलो नहीं कर रही है, भले ही उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी हम उसको वेक्टर नहीं कह सकते। भाई बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अपने आप को ही ले लो। आप किसी स्कूल में सपोज पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके अंदर 3 गुण होने बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी, आप इंसान होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ पे इंसानों को एडमिशन मिलता है, जानवरों को नहीं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, आप अंधे गूंगे बहरे नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार के स्कूल में फ़िलहाल आप पढ़ते हैं, ऐसे स्कूल में अंधे गूंगे बहरे बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता है, राइट।
तीसरी खास बात, आपको स्कूल के डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, ड्रेस पहनना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, 75% 80% अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी। स्कूल में आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। मतलब समझ गए? मतलब आप अपने स्कूल के स्टूडेंट तब हैं जब आपके पास कम से कम ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप इंसान हैं, आप अंधे गूंगे बहरे नहीं हैं और आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में भी 3 चीज़ें होनी कंपलसरी हो जाती हैं। अगर ये 3 चीज़ें वेक्टर क्वांटिटी अगर क्वांटिटी में नहीं है तो वेक्टर नहीं हो सकती। पहला, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए और तीसरा उसको वेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यानी वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, यही निश्चित है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ वो वेक्टर के जो फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको हम लोग रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं उनको फॉलो करता होगा। अगर ये 3 बातें जिस क्वांटिटी में होंगी तो क्वांटिटी 100% 100% वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। आई बात समझ में? तो देखिए लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। जो आपने थोड़ी बहुत वेक्टर्स पढ़ी है, मैंने वही एग्जांपल दिए। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, क्लास 9 से पढ़ा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर एंड एटसेट्रा। बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनसे आपको क्लास 12 तक 2-4 होना ही पड़ेगा, आपको जूझना ही पड़ेगा, तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी कुल मिला के सर पटको, माथा पटको, कुछ भी करो, तुम्हें वेक्टर को समझना है। और मैं आपसे बार बार प्रेशर देके बात कह रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वेक्टर आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। फिजिक्स आपकी 80% कमज़ोर हो जाएगी। ये बात समझ के रखिएगा, ठीक है? इसलिए बहुत आराम से काम करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको समझ गया ना? वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और वो वेक्टर के रूल्स को फॉलो करती हैं, यानी रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल ये हैं। चलिए, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इन तीनों बातों में दिक्कत होती है। पहली बात तो कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये मैग्नीट्यूड क्या भला है। भाई हमने ये तो कह दिया कि एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज डायरेक्शन एंड फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये बता तो दिया। आप कुछ बच्चे के साथ मैग्नीट्यूड नहीं जानते, तो हम बता रहे हैं ना मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज हमने कहा कि तुम 5 किलोमीटर आगे गए, ठीक है? तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। यानी आप ये समझिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? तुम्हारा वजन 60 kg है, 60 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज यूनिट, यानी 60 kg इज मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ठीक है? आज मैं तुम्हारी क्लास सपोज 1 घंटे लूंगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? वीडियो कितना बड़ा बनता है वो तो बात की बात है। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपकी क्लास 1 घंटे लूंगा, तो 1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, r इज यूनिट, 1 r क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। काहे का? समय का, टाइम का। आई बात समझ में? हमने तुमको 2 न्यूटन लगा के फोर्स दे दिया, मतलब थप्पड़ मार दिया। हमने तुम्हें 2 न्यूटन फोर्स लगा के थप्पड़ मारा, तो 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन क्या है? यूनिट। तो 2 न्यूटन पूरा क्या बन गया? मैग्नीट्यूड। काहे का? फोर्स का। होप समझ में आ गया होगा। यानी कि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। तो चलिए मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। सबको पता है डायरेक्शन कई तरीके से लिखी जाती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? हॉरिजेंटल से ऊपर की तरफ 30 डिग्री ऊपर, 60 डिग्री ऊपर, हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ, है ना? मतलब एंगल के फॉर्म में भी। अब सपोज ऐसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है? हमसे कोई कहे दे सर 30 डिग्री ऊपर देखिए, तो ये मेरी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई देखने की। सर 30 डिग्री नीचे देखिए, तो ये क्या हो गई? डायरेक्शन। यानी एंगल के टर्म्स में भी डायरेक्शन को बताया जा सकता है। तो डायरेक्शन बताने के बहुत तरीके हैं, वो जैसे जैसे मौका आएगा वो मैं बताऊंगा। यानी डायरेक्शन छोड़ दीजिए तो पता है। बाकी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक नया मैथमेटिक्स है, जिसमें वो रूल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे डील करना है। ठीक है? वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर क्वांटिटीज की मैथमेटिक्स है। इसमें वो रूल्स पता चलते हैं जिनसे हम वेक्टर क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करते हैं।
आ गई बात समझ में? होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? माय डियर, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। वैसे बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन बुक में इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये बात स्कूल वाले मास्टर साहब जैसी हो गई। मास्टर साहब स्कूल वाले क्या करते हैं? बताते कम है, पूछते जाता है। सिंपल सी बात वही चीज हो गई। तो इसी तरीके से बुक के साथ भी हाल हो जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो बुक्स में यूज तो सारे करते हैं, लेकिन बुक्स में टेक्स्ट में लिखा नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग 3 वेज, 3 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिवली, डिस्क्रिप्टिवली सुनने में समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्टिवली मतलब शब्दों में सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वेक्टर क्वांटिटी को शब्दों में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मेथड बहुत यूजुअली 8th 9th 10th तक यूज किया जाता है ना, तो अभी भी यूज करेंगे ऐसा नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिवली में क्या होता है? इन दिस मेथड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स, यानी वेक्टर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे एग्जांपल के तौर पर, श्याम मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। श्याम मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये क्या है? देखो ये है मैग्नीट्यूड 8 और किलोमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया भैया मैग्नीट्यूड। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया? टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गई डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट हो गई डायरेक्शन। तो भैया यानी शब्दों में आपने रिप्रेजेंट कर लिया। आई बात समझ में? तो ये तरीका हो गया डिस्क्रिप्टिवली। डिस्क्रिप्टिवली के बाद आता है, अब इंपॉर्टेंट आया सिस्टम, ठीक है, जिसको हमेशा अवॉइड किया गया 10th स्टैंडर्ड तक, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में लिख दिया गया। ठीक है, मैं बताता हूं सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसके सिंबल के ऊपर एक एरो बना दिया जाता है ताकि उसकी पहचान हो सके कि वो एक वेक्टर है। जैसे नॉर्मली आपने 9th 10th तक जब भी फोर्स पढ़ा तो आपने फोर्स का सिंबल केवल F लिख दिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S लिख दिया, वेलोसिटी का भी लिख दिया, एक्सेलरेशन का E लिख दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है? सही तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए था? फोर्स द वेक्टर क्वांटिटी, हर वेक्टर के ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है, यानी अपने आप इंडिकेट हो जाता है कि ये F जिस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है वो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर है। ये S जिस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है वो फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर। ये V जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है वो एक वेक्टर है। ये A जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है वो एक वेक्टर है। आई बात समझ में? यानी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल लिखा है और वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो पहना दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर एरो लगा दिया जाएगा। वैसे कभी कभी एक और तरीका यूज किया जाता है, जैसे ये F है ना, समझिएगा बात को। मतलब अगर किसी बुक में, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में क्या होता है कि बोल्ड लेटर से सिंबल लिख देते हैं, यानी अगर मान लीजिए इस तरीके से है कि ये F ऐसे बना हुआ है बोल्ड लेटर में, कार्टून स्टाइल नहीं, बोल्ड लेटर में अगर ऐसे बना हुआ है तो अपने आप अंडरस्टूड हो गया कि ये सिंबल एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो बोल्ड लेटर में अगर कोई सिंबल दिखाया गया है तो समझ जाइएगा वो सिंबल एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो दूसरा मेथड तो फेवरेट है ही है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके सिंबल के ऊपर एरो बनाना ही चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही एक तरीका है। देखिए मैं बताता हूं, लिखा है सिंबॉलिकली, इन दिस मेथड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कैसे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एस के ऊपर वेक्टर। मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है बस। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर क्या होती है सबको पता है, 9th क्लास से पता है। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या लिखे हो? एस लिखा था आज तक, डी लिखा था आज तक, जो भी लिखोगे उसके ऊपर एरो लगा दोगे। अब मुद्दा यहां पे एक और आ जाता है। व्हाट इज द मुद्दा? क्या मुद्दा है इस जगह? मुद्दा ये है कि चलो ठीक है, ये हो गया पूरी की पूरी क्वांटिटी। अगर मान लो हमें मैग्नीट्यूड शो करना है तो एस वेक्टर अगर ये है, ठीक है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मान लो मुझे इसका मैग्नीट्यूड शो करना है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड शो करना है, तो मैं कैसे शो करूंगा? एस वेक्टर ये जो है उसका मैं मॉड लगा दूंगा। यानी कि अगर ऐसे बना है तो अंडरस्टूड है कि ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी पूरी पूरी लिखी है। लेकिन अगर अगल बगल डंडे लग गए, मतलब मॉड लग गया, तो समझ जाना कि ये अब वेक्टर नहीं है, वेक्टर का सिर्फ
मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं है। आई बात समझ में। एक और मेथड भी होता है, अगर सपोज एस एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन एस हमने ऐसे लिख दिया, सिर्फ ना वेक्टर लगाया ना मॉड लगाया, तो भी ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा। यानी अब बहुत मैटर करेगा कि आप सिंबल क्या लिख रहे हो। मैं इसीलिए कह रहा था यू हैव टू कनेक्ट विद दिस लैंग्वेज, वेक्टर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कनेक्ट नहीं किया तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे हमेशा। ठीक है, आई बात समझ में कि कौन सा सिंबल लिखा, उसका क्या मतलब है। यानी एस के ऊपर अगर वेक्टर लगा है तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एस वेक्टर के अगल बगल डंडे लगे हैं, या एस वेक्टर तो होता है लेकिन एस वेक्टर का वेक्टर हटा दिया गया, केवल एस लिखा है, मतलब ये सिर्फ उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सिंबल सॉरी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में, इसको बात समझिएगा। अब रह गई बात किसकी, डायरेक्शन की, कि मान लीजिए ऐसे एक वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में, मैं समझाता हूं आपको। अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी तो भैया सिंपल है, टोपी वाला हवलदार है, टोपी वाला हवलदार, यस टोपी वाला हवलदार। यानी अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके एरो के प्लेस पे अगर आप कैप बना देते हैं, कैप, अगर उसके एरो की जगह आप कैप बना देते हैं तो ये उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को शो करेगी। आई बात समझ में, बहुत ईजी है। मतलब ये एस वेक्टर है, अगर मॉड लग गया या बिना वेक्टर के लिख दिया गया तो ये दोनों सिंबल मैग्नीट्यूड को शो करेंगे इसके, और अगर वेक्टर के प्लेस पे कैप लग गया तो ये इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे। पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अगला मेथड है अपने पास, ठीक है, नंबर 3 है, वो है ग्राफिकली यानी नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इन दिस मेथड, ठीक है, the magnitude and direction of a vector quantity is represented by an arrow। एक एरो बनाया जाता है। ये मतलब ये और एक नई टेक्निक है अपने पास। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैं दोनों को जोड़ के, मैंने 2 एग्जाम्पल जो दिए हैं, श्याम मूव्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ठीक है, इन दोनों के साथ जोड़ तोड़ के मैं एक कार्यक्रम बनाता हूं, देखिए मजा आएगा आपको। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, श्याम अपने घर से चला, ओरिजिन इसका घर है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट तक गया, नॉर्थ ईस्ट में कुछ होगा 8 किलोमीटर दूर, तो ऐसे चला गया सीधे, तो ये अपने किसी पॉइंट पी पर पहुंच गया। तो मैंने क्या बना दिया, एरो। जिस सीधे रास्ते पे श्याम गया है मैंने एक एरो यहां पे बना दिया है। ये एरो क्या शो कर रहा है कि श्याम यहां से यहां तक गया, यानी ये एरो क्या शो कर रहा है कि श्याम का यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये एरो क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। आ रही बात समझ में, यानी कि ये एरो श्याम के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, यानी कि एक एरो भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंबल के ऊपर वाला एरो अलग चीज है, यहां जो एरो है वो ग्राफ के ऊपर एरो बनाया गया है। यानी जब भी ग्राफ के ऊपर एरो बनता है, ठीक है, किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई एरो बनता है तो वो एक वेक्टर को शो करता है, जिसका टेल हमेशा इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसका हेड हमेशा फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसके एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और एरो हेड, एरो का मुंह जिस तरफ होगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। तो अगर समझ गए ना, ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली एक वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो जितना बड़ा होगा वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा है, और एरो का मुंह जिस तरफ होगा वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि एरो की डायरेक्शन किस तरफ है। जो टेल होगा वो इनिशियल पॉइंट को शो करेगा, और जो हेड होगा वो फाइनल पॉइंट को शो करेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बढ़ेंगे।